के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। जी हाँ, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, रंगों का त्योहार होली तो संपन्न हो गया, लेकिन ज्यादा रंग, हुड़दंगबाजी और लापरवाही लोगों को भारी पड़ गई है। बता दें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हर जगह अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और ये वृद्धि 45% तक हो चुकी है। यदि त्वचा के संक्रमण की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। बता दें कि त्वचा संक्रमण में स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और एलर्जी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो यदि सही समय पर इनकी देखरेख ना किया जाए या फिर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर ये गंभीर समस्याओं में तब्दील हो सकती हैं। वैसे भी अप्रैल ने दस्तक दे दी है, साथ ही गर्मी भी जोर पकड़ने लगी है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स भी शुरुआत हो जाती है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने स्किन पर, अपनी त्वचा पर आप ध्यान दें। खास तौर पर इसी मौसम में दांत, खाज, खुजली और त्वचा पर लाल और कई तरह के चर्म रोग होने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ एलर्जी तो ऐसी भी होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को पूरी जिंदगी के लिए हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो मौसम के बदलने के साथ ही होती है। लेकिन बार बार छींके आना, त्वचा में खुजली होना, ये सभी एलर्जी के ही लक्षण माने जाते हैं। आज के अंक में हम बहुत विस्तार से चर्म रोग और एलर्जी के बारे में पड़ताल करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि बढ़ती गर्मी में किसान भाई अपनी त्वचा की सुरक्षा कैसे करें। उमस और गर्मी से निकलने वाला जो पसीना है वो कौन कौन सी बीमारियों का खतरा लेकर आ सकता है या फिर उसका कारण बन सकता है, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और बचाव के बारे में भी हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे। अगर आप भी त्वचा से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर एलर्जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 1800-1130-60। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-1130-61। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आज का जो विषय है उसके बारे में आपको बता दें, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा रोग, कारण, प्रकार, लक्षण, उपचार और रोकथाम के बारे में। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आप हैं अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंसेज से और साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में त्वचा विज्ञान उत्कृष्ट के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र जी। सर, स्वागत है आपका नमस्कार किसान में। और दर्शकों को ये भी बता दें कि आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, जो खास तौर पर त्वचा में जो संक्रमण होता है या फिर चर्म रोग है उस पर प्रकाश डालेंगे। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा जी, जिनसे हम त्वचीय संक्रमण के आयुर्वेद उपचार के बारे में समझेंगे, यानी कैसे आयुर्वेद में इसका उपचार किया जा सकता है। आपका भी सर एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। तो जाहिर है कि आप इन दिनों त्वचा में होने वाली समस्याओं से परेशान भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग हों, इसके बारे में कुछ जानना भी चाहते होंगे। तो आज हम विशेषज्ञों से इसके बारे में जानेंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक विशेष हम रिपोर्ट देख लेते हैं। आमतौर पर जब नाक, त्वचा, फेफड़े और पेट का रोग पुराना हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता, तब अक्सर लोग उसे एलर्जी कह देते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि एलर्जी शारीरिक समस्याओं में से एक है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहपन भी कह सकते हैं। जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, झाड़ू लगाने से
किसी विशेष प्रकार के गंध या दुर्गंध के अलावा धूल, धुआं, कीचड़ या दवा या फिर वातावरण में मौजूद अन्य प्राकृतिक तत्वों से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीजों को स्वीकार नहीं करता तो ऐसी स्थिति में होने वाले रिएक्शन को ही एलर्जी कहते हैं। बहरहाल, एलर्जी त्वचा की हो या श्वास की, गंभीर अवस्था उत्पन्न न हो, इलाज करवाना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले जरूरी है ये जानना कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं वाकई एलर्जी हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आपको एलर्जी किस चीज से है। यदि आपने ये जान लिया तो समझिए एलर्जी की समस्या से बचे रहेंगे। इसलिए कहना चाहिए कि एलर्जी से बचाव ही एलर्जी का सर्वोत्तम इलाज है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी त्वचा रोग के कारणों की पड़ताल करती एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर रामचंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स की, आमतौर पर वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं या फिर कहें वो संकेत होते हैं जिन्हें हम कई बार ध्यान नहीं देते, लेकिन आगे चलकर वो बड़ी समस्याओं में तब्दील हो सकती हैं, जिन्हें हम त्वचा रोग या स्किन प्रॉब्लम से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो गांव और देहात में जो लोग रहते हैं उन सभी को कि कोई भी रोग छोटा रोग नहीं होता, चाहे वो स्किन से संबंधित है और चाहे किसी और सिस्टम से संबंधित है। तो अभी इन रोगों के बारे में बात करने के लिए मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ। एक तो जो इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, पसीना भी आने लगा है और मेरे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर इस टाइम या तो फसल की कटाई में बिजी हैं या फिर फसल की जो है उसकी मशीन से जो फसल होती है उसको लेने के लिए बिजी है। तो उस टाइम मशीन लगती है, मशीन में फसल को काटा जाता है, धन को अनाज को लेने के लिए, मोटा अनाज को लेने के लिए, चाहे वो ज्वार है, चाहे मक्का है, चाहे बाजरा है, गेहूं का भी समय है, चने का भी समय है। तो एक तो ये है, दूसरा मौसम बदल रहा है, तीसरा मेरे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर धूप में काम करते हैं। इन तीन चीज़ों को लेकर के एक तो बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और पसीना आने से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ऐसे चमड़ी के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है। तो जो पसीना आता है उससे कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उससे स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं। एक बहुत तेज धूप से स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं। और फिर तीसरा, जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो एक संक्रमण जैसे कि विषाणु, कीटाणु, जीवाणु और कुकुरमुत्ता जैसे इन्फेक्शन स्किन में ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मेरे किसान भाइयों को पहले से ही होती हैं, उनके बारे में उनको पता है, डायग्नोसिस भी पता है उनको कि एक्जिमा है या सोराइसिस है या विटलाइगो है या कोलेजन वास्कुलर डिजीज है। ये सब कुछ बीमारियां धूप से ज़्यादा होती हैं। जैसे कील मुहासे, वो भी धूप से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ऐसे ही चेहरे के ऊपर कुछ रंगत होती है, लाली होती है, या तो कील मुहासे की वजह से या फिर किसी और बीमारी की वजह से, वो जो लालिमा होती है वो भी इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है। तो ये 4 तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे किसान भाई आजकल फेस कर रहे होंगे। इनसे मैं धीरे धीरे करके एक एक करके प्रॉब्लम को फेस करूंगा और बताऊंगा। जी बिल्कुल। और देखिए, अब सर ने बहुत अच्छे से, रामचंद्र जी ने बताया कि एक कैटेगराइज किया है कि किस किस तरह की समस्या खास तौर पर इस मौसम में हो सकती है, जब हम देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है और इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ रहा है, हमारी त्वचा पर, हमारी जो चेहरा है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, टोल फ्री नंबर हम लगातार आपके लिए स्क्रीन पर भी चलाते रहेंगे, तो आप हमारे विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं के बारे में जानें, समाधान जानें। और यहाँ पर हम अब बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो सर, आयुर्वेद, जैसे सर ने समस्याओं को कैटेगराइज किया, वहीं उसी तरीके से आयुर्वेद बताता है कि आपकी प्रवृत्ति किस तरह की है। तो क्या इसका भी प्रभाव इससे भी हम त्वचा को जोड़कर देख सकते हैं, त्वचा की जो सेहत है? जी, निश्चित रूप से पित्त, कफ जो हम कहते हैं उसे। निश्चित रूप से वात, पित्त, कफ, इसे आयुर्वेद में त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा संक्षेप में समझना आवश्यक है। हमारी संपूर्ण सृष्टि पंच महाभौतिक कही जाती है, अर्थात क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 महाभूतों से हमारी पूरी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, जैसा आप किसान भाई सभी जानते हैं। जी। इनमें पृथ्वी आधार रूप में होती है और आकाश शून्य के रूप में मानते हैं, लेकिन बचे हुए 3 वायु,
जल और अग्नि ये सक्रिय तत्व माने जाते हैं यूनिवर्स में। इसी तरह से हमारे शरीर में, हमारा शरीर भी पंच महाभूतिक संगठन है, पंच महाभूतों से बना है। इसमें भी जल, अग्नि और वायु 3 महाभूत प्रधान रूप से सक्रिय तत्व माने जाते हैं। इन्हीं को आयुर्वेद में, आयुर्वेद के मनीषियों ने वात, पित्त, कफ कहा गया। जैसे वायु को वात, अग्नि को पित्त और जल को कफ कहा है जी। इन तीनों के प्रोपोर्शन प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न हो सकते हैं और उनके प्रोपोर्शन के आधार पर ही उनकी तासीर का निर्धारण होता है, जिसे प्रकृति कहा गया है। जैसे समझें, इन्हीं के आधार पर उसकी पहचान होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वात प्रकृति का व्यक्ति जिसके शरीर में वायु का कंटेंट ज़्यादा है, उसकी त्वचा रूखी होगी, तासीर में ठंडी होगी। इस तरह के लोगों को मॉइस्चराइजर का प्रयोग करने पे आनंद मिलता है, तेल से मालिश करने पे उनको सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह से पित्त प्रकृति का व्यक्ति, इसकी त्वचा थोड़ी चिकनी होगी, तेली होगी, ऑयली स्किन होती है। और इस तरह के जो लोग हैं उनकी त्वचा सन रेज के प्रति सेंसिटिव होती है और उनको सनस्क्रीन का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह से कफ प्रकृति का व्यक्ति, उसकी त्वचा मोटी होती है, थोड़ी चिकनी होती है, मुलायम होती है। और इस तरह के जो लोग हैं उनकी स्किन में वाटर रिटेंशन की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अतः उनको सूखे पाउडर से मालिश करना, ड्राई मसाज करना या उबटन करना ये लाभप्रद हो सकते हैं। इस तरह से इस कैटेगरी के आधार पर, शरीर की वात पित्त के आधार पर हमारे इस तरह का संचालन। जी बिल्कुल। तो यहाँ भी आपने बताया कि किस तरह से वात, पित्त और जो हम बात कर रहे हैं कफ की, वो जो हमारी प्रवृत्ति है, वो हमें जो हमारी त्वचा है वो किस तरह की होगी, ये इस बात से भी कहीं ना कहीं निर्धारित होता है। इसके बैलेंस के बारे में आगे हम समझेंगे। उससे पहले एक कॉलर है, विपिन है, सागर से उन्होंने कॉल किया। मैं मध्य प्रदेश के सागर से। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल में ये था कि अक्सर देखा जाता है फरवरी मार्च में, और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अपने हाथों की, पैरों की स्किन उखड़ रही है, अलग हो रही है और नई त्वचा आ रही है। तो मैम, ये स्वाभाविक सी चीज है या फिर इसका इलाज कराना चाहिए? क्योंकि कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि हाथ पैर फट रहे हैं और फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है और नहीं है, इसके बारे में जानना था। दूसरा सवाल में ये था कि गर्मियों में घमौरियों की समस्या भी ज्यादा होती है, इसको कैसे? बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके। तो पहला जो सर डॉक्टर रामचंद्र, मैं जानना चाहूँगी, जैसे हमारे दर्शक भी यहाँ पर जानना चाहते हैं और आपने भी इसके बारे में कुछ बताया शुरुआत में। तो जो ये फ्लेकी स्किन एक तरीके से हम कहें, ये क्या मौसम का प्रभाव हो सकता है, जिन महीनों का इन्होंने जिक्र किया है, या फिर हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने होती हैं? जैसे मेरे किसान भाई ने एक सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियों की शुरुआत हो गई है, बीच में बसंत ऋतु है। तो हम जितने कपड़े सर्दियों में पहनते हैं वो धीरे धीरे करके कपड़े कम होते जा रहे हैं। जब कपड़े कम होते हैं तो हम अपनी चमड़ी को देखते हैं, तो जैसा उन्होंने कहा है ऐसी हमारी चमड़ी दिखाई देने लगती है। क्योंकि सर्दियों में भी हमारी चमड़ी जो है खुश्क हो जाती है और वो प्लेकी एंड स्केली हो जाती है। उसके लिए हम सर्दियों में भी बताते हैं कि हमेशा गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और उसके ऊपर उसके बाद में जो तेल आपको सूट करे, जैसे कि नारियल का तेल है, तिल का तेल है, जैतून का तेल है या बादाम का तेल है। हम सरसों के तेल को यूजुअली बताते नहीं है, लेकिन मेरे किसान भाई ज़्यादातर सरसों का तेल यूज करते हैं जो कि अपना बनाया हुआ होता है। अगर जो उसको टॉलरेट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो वो तेल भी बहुत अच्छा तेल है। तो तेल लगाना चमड़ी को जो है एक किस्म से मुलायम करके रखने वाली बात है। और लूज कपड़े, जैसे अभी हम कपड़े निकाल रहे हैं, हमारी चमड़ी दिखाई देने लगी है, हमारा शरीर दिखाई देने लगा है, उसके ऊपर धूप की किरणें भी आ रही हैं और पसीना भी आने लगा है। तो हमें एक तो अपनी चमड़ी को हमेशा ही जो है मुलायम करके रखना है और हाइड्रेट करके रखना है। उसके लिए बार बार पानी पीना जरूरी है। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे हम बताते हैं 10 से 12 गिलास एक दिन में जरूर पीने हैं, जिससे कि हमें टॉयलेट में भी जाना पड़ता है। तो लेकिन 10 से 12 गिलास जरूरी है। लूज कपड़े पहनना जरूरी है और अभी भी गुनगुने पानी से ही नहाना जरूरी है। वैसे ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। आजकल पानी का टेम्परेचर ही जो है गुनगुना है, क्योंकि धूप बढ़ने लगी है। तो
तो उससे नहाना चाहिए। और मेरे जो किसान भाई हैं जो खेतों में काम करते हैं, मैं उनके लिए स्पेशल एडवाइस देना चाहता हूं कि सुबह नहाने की जगह अगर जो काम करने के बाद एक बार जरूर नहाएं। और वो जैसे थक जाते हैं, लेजीनेस आ जाती है, उसके बाद वो जाकर के आराम फरमाने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करें। जो कि शरीर पर जैसे पसीना आया है, पसीना सूख गया है और धूल आई हुई है, वो चिपक गई है, ऐसे ही कुछ एलर्जेंस जो इस टाइम में जो गस्टी है, हवाएं जो चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, उसमें उड़ करके आते हैं, वो चमड़ी के ऊपर चिपक जाते हैं, पर्टिकुलरली जो फोल्ड होती हैं उनके ऊपर चिपक जाते हैं, तो उनको दूर करना वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को, वो ये है कि उन्हीं कपड़ों को ना पहने, दूसरे कपड़े पहने जो धुले हुए हों और लूज हों और कॉटन के हों। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो सीजनल फ्रूट्स आजकल जो अवेलेबल हैं उनको खाएं। जी सर, इनका एक और सवाल था कि गर्मियों के मौसम में घमौरियाँ बढ़ जाती है और ख़ास तौर पर हमने देखा बच्चे इससे बहुत परेशान रहते हैं। घमौरियों से हमें उसके ऊपर भी आ रहा था। घमौरियाँ जो हैं आजकल जैसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो पर्टिकुलरली स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्दन के अंदर, चेहरे के ऊपर, फोल्ड्स में, एक्जिली फोल्ड में। वैसे होती तो सारी जगह पर, लेकिन इनमें ज़्यादा होती है। तो वहाँ पसीना हमारा जो है जब ज़्यादा आता है तो हमारी जो स्किन थोड़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, और हाइड्रेशन की वजह से हम कभी पाउडर लगा देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तेल लगा लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मालिश कर लेते हैं, कभी बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो उससे जो छेद हैं जिससे पसीना निकलता है वो छेद बंद हो जाते हैं। और जो बंद होते हैं उनका लेवल होता है, एक तो चमड़ी के कई हिस्से होते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें ही बंद होता है, एक ऊपर वाले और बीच वाले हिस्से के बीच में बंद हो जाता है। तो जहां वो बंद होता है उसके हिसाब से एक तो होता है कि जैसे ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, जैसे ओस की बूंदें होती हैं, इस तरह के छोटे छोटे निशान हमारे बन जाते हैं, उनको हम मिलियरिया क्रिस्टलाइना बोलते हैं। ऐसे ही अगर जो उसके चारों तरफ लाली आ जाती है उसको हम मिलियरिया रूब्रा बोलते हैं। तो मिलियरिया क्रिस्टलाइना, मिलियरिया रूब्रा, मिलियरिया प्रोफंडा, ये 3 तरह के हैं जो स्वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे बड़ी एहतियात जो मैंने बताई है वो है। उसके अलावा जो है बार बार पानी पीना है और धूप में कंटिन्यूसली काम ना करके बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करना है। हवा अगर जो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पंखे के नीचे बैठने के लिए मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं मिलती है तो पेड़ के नीचे या घर के अंदर जाकर के आराम से थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं। जी, एक और कॉलर हैं, अनिल कुमार हैं, जिन्होंने हमें शिवनी से कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ दर्शक है फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। अनिल जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जी मैडम, मेरा शरीर पर पूरा शरीर पर लाल दाग उठते हैं, चकत्ते हैं शरीर पर, दर्द भी होता है, बहुत ज्यादा बुखार आ जाती है। ठीक है सर, ये जो चकत्ते बता रहे हैं लाल लाल, ये क्या मौसम की वजह से है या फिर कोई अंदरूनी कोई समस्या हो सकती है? देखो लाल लाल चकत्ते जैसे ये बता रहे हैं, इस तरह से लगता है कि उनको आर्टिकेरिया वाली प्रॉब्लम है। कई बार आर्टिकेरिया डीप सीटेड होता है, अंदर ज़्यादा होता है, तो उसको हम एंजियोडिमा भी कहते हैं, उसमें भी दर्द होता है। और ये दोनों चीज़ें एलर्जी से रिलेटेड हैं। ये कई बार इन्फेक्शन से होती हैं, कई बार दवाई की वजह से हो जाती हैं, कई बार बाहर का खाना जो उसमें अडल्ट्रेंट जो होते हैं, बाहर का खाना जिसमें अडल्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ कि या तो खुशबू पैदा करने के लिए या उसको खाने को ज़्यादा देर के लिए ठीक रखने के लिए, या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं या पेस्टिसाइड्स जो थोड़े बहुत होते हैं, उनसे कई बार खाने में उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खाना खाने से हमें आर्टिकेरिया या ये जो चकत्ते जैसे हो जाते हैं। उनके लिए एक तो कॉज का मतलब किस वजह से हो रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। अगर जानने में आ जाता है कि इसकी वजह से हो रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मेरे किसान भाई ने ज़रूर सुनी होंगी, उनको फॉलो करना है। और कभी कभी एंटीहिस्टामिन की ज़रूरत होती है, और एंटीहिस्टामिन इतनी दी जाती है जिससे कि ये नए निशान निकलने बंद हो जाएं और जो निकले हुए हैं वो ठीक हो जाएं। और जब ये ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी दवाई करनी पड़ती है कम से कम 1-1.5 महीना, और उसके बाद धीरे धीरे करके दवाई को रोकना पड़ता है, तब ये बीमारी ठीक होती है। जी जी बिल्कुल। सर, इसमें हम आयुर्वेद पर भी अब आ जाते हैं, उससे पहले कॉलर हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी मैडम। जी, कार्तिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, सागर मध्य प्रदेश से। जी कार्तिक जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैडम, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे सर पर कुछ पिंपल्स से हो रहे हैं और चेहरे पर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानना चाह रहा था कि ये गर्मी से है या फिर एलर्जी है। सर कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर भगवान आप? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। ये जो बम्स टाइप के हो रहे हैं, इनमें से कुछ निकलता है या? सर, उनमें कील, छोटे छोटे कील टाइप के निकलते हैं। कील से निकलते हैं?
छोटे ये छोटे जी, कब और से मतलब खुजली भी हो रही है। खुजली भी हो रही है, तो ये संभावनाएं आपको सोरियासिस की भी संभावना हो सकती है। तो इस विषय में एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी आपके पास हैं उनसे पहले प्रॉपर चेकअप कराना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में ये स्पष्ट हो नहीं रहा है। जी तो बेहतर, लेकिन जो भी समस्या है ये हल्के में नहीं ली जा सकती है, जैसे कि आप कह रहे हैं सर, तो किसी त्वचा विशेषज्ञ से मिलने तो बेहतर ही रहेगा। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर स्वस्थ के सामने वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आपकी त्वचा चमकदार रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप बदलते मौसम के साथ उसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन कैसे, ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कुछ बड़ी बीमारियों के भी संकेत हो सकते हैं, उन्हें भी पहचाना सही समय पर बहुत आवश्यक होता है। होगी इस पर भी बात छोटे से ब्रेक के बाद। आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं, देखते हैं स्वस्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। बदलते मौसम में किस तरह की समस्या आ सकती हैं, और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का संकेत अपनी त्वचा पर दिखाई दे रहा है तो उसे बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, हल्के में ना लें। ये अगर अभी आपने इग्नोर कर दी तो आगे चलकर बड़ी समस्याओं में भी तब्दील हो सकती है। और जैसा कि डॉक्टर रामचंद्र जी का भी कहना है कि किसी भी संकेत को, किसी भी समस्या को, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को आप हल्के में ना लें। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शक हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है प्रवीण जी, बताइए क्या सवाल है। रवि में जी, रवि जी, रवि बोल रहा हूँ। रवि, माफ कीजिएगा, रवि जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, दुर्ग जिले से बात कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, सवाल बताएं। मैं तो सवाल बता रहा हूँ, मेरा क्या है, खुजली हो रहा है, वो कैसे मिटेगा? कहाँ हो रही है खुजली? ये शरीर पे पूरा लाल लाल हो गया है। पूरा शरीर खुजली से लाल हो गया है। डॉक्टर भगवान क्या बताना चाहेंगे सर? हाँ, इस तरह की जो खुजली वगैरह है, ये एलर्जी कंडीशंस सामने दिख रही है कि अब इस तरह की जो एलर्जी कंडीशंस हैं उनमें आप अपने खान पान का ध्यान रखें जी। और लोकल एप्लीकेशन के लिए जैसे आयुर्वेद में एंटी एलर्जिक हल्दी है, नीम है, एलोवेरा है, इनका पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ हल्दी का इंटरनल अगर प्रयोग करते हैं तो हल्दी बेस्ट एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन है, क्योंकि बॉडी में जब हिस्टामिन रिलीज होने पे ही ये स्थितियाँ, इस तरह की एलर्जी कंडीशंस बनती है। तो उसके लिए आप अगर हल्दी का प्रयोग, जैसे 1 चम्मच हल्दी को 1/4 चम्मच घी के अंदर भूनकर उसका प्रयोग करें, दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं या गर्म पानी के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सुबह शाम। जी सर, जैसे कि एलर्जी के ऊपर ही बात हो रही है और हमारे जो दर्शक हैं उनको जो समस्या है वो भी एलर्जी का ही कारण दिखाई दे रहा है, तो अब हम एलर्जी पर बात कर लेते हैं। ये एलर्जी मतलब क्या होता है, ये किन कंडीशंस में होता है और कब हम किसी समस्या को समझें कि दरअसल ये एलर्जी है जिसका असर हमारी त्वचा पर दिखाई दे रहा है? डॉक्टर भगवान जी, स्किन एलर्जीज अगर संक्षेप में इसके में कहा जाए तो ये हमारे शरीर में विद्यमान जितने भी विजातीय तत्व, फॉरेन मटेरियल हैं, जो टॉक्सिन्स के रूप में हमारे शरीर में बहुत काफ़ी लंबे समय से सर्कुलेट होते रहते हैं, उनके प्रति हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी की जो प्रतिक्रिया है, जिसे हाइपर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया है जो कि शरीर उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो वो कई रूप में सामने परिलक्षित होता है, जैसे स्कैबीज के रूप में भी हो सकता है, इवन हर्पीज के रूप में भी सामने आ सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं
वो एक शरीर में जो विषाक्त तत्व हैं उनकी प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिलती है। आयुर्वेद में इस विषय को दूषी विष के नाम से काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अर्थात इस तरह के विष द्रव्य जो सद्य मीन्स तुरंत किसी तरह से हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह की जो चीज़ें होती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है और स्किन डिजीज़ के रूप में वो परिलक्षित होती है। ये इस तरह के जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन का जो कारण है वो हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल हो सकती है, या आजकल भोजन में ज़्यादा व्याप्त एडिटिव्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ फलों को पकाने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के जो एडिटिव्स हमारे शरीर में इनके माध्यम से पहुंचते हैं। साथ ही साथ हमारे अनियमित भोजन की आदतें जो हैं उनके कारण भी शरीर में आम का जब मेटाबोलाइट्स बनते हैं, आम से भोजन का पाचन नहीं होता है तो आम विष बनता है। जैसे कुछ विरुद्ध आहार हैं, विरुद्ध आहार करने से भी इस तरह का होता है। जैसे आजकल शादी ब्याह पार्टियों में बहुत सारे व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं, उन सभी को एक साथ खाने से क्योंकि सभी की तासीर अलग अलग होती है। जब विरुद्ध आहार की जो आप बात कर रहे हैं तो त्वचा पर किस तरह के विरुद्ध आहार का प्रभाव पड़ता है? जैसे त्वचा में विशेषकर जैसे फिश और दूध, इसको साथ में सेवन करने से कुष्ठ रोग होना आयुर्वेद में माना गया है। इसके साथ साथ जितने भी अम्ल फल हैं, अम्ल फल के साथ में दूध का सेवन करना ये भी जो है हमारे लिए त्वचा रोग उत्पन्न करता है और आम विष संचय में। अम्लीय फ्रूट्स कौन से हैं सर? कौन कौन से ऐसे फल हैं जिन्हें हम, क्योंकि हम कई बार देखते हैं अब तो गर्मियों का सीज़न आ गया तो मैंगो शेक का इतना चलन है, बनाना शेक जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, तो क्या ये भी विपरीत है? जितने भी खट्टे फल हैं उनको अगर हम, जैसे एप्पल शेक है, वो गलत, मैंगो शेक है, ये जितने भी हैं ये सब विरुद्ध आहार में आते हैं। इनका जो है अपोजिट क्वालिटी के इनमें गुण होते हैं और इनका अगर हम सेवन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे इस तरह की एलर्जीज का कारण बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक कारण और में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि छर्दी का वेग रोकने से, वेग मीन्स हमारे जो नेचुरल अर्जेज हैं, जैसे पसीना आना है, प्यास है, भूख है, मल है, मूत्र है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे नेचुरल अर्जेज हैं, इनको कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कई बार 2 उल्टियाँ हुई, उल्टियाँ हमारे शरीर में विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालने की एक प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में करता है, या 2 किसी इन्फेक्शियस मटेरियल बॉडी में चला गया हाथों में तो उसको शरीर बाहर निकालने का प्रयास करता है और हम उनको औषधियों के द्वारा रोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विष द्रव्य हैं वो हमारे बॉडी में संचित हो जाते हैं और वही स्किन डिजीज़ के रूप में, एलर्जी के रूप में सामने आते हैं। जी जी बिल्कुल सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब क्या जो मौसम बदल रहा है क्या ये भी कई तरह के एलर्जी को सर न्योता देता है? क्या बदलते मौसम में ही एलर्जीज होती हैं खास तौर पर? जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे हम अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं, हम कपड़े बहुत पहनते हैं सर्दियों में, धीरे धीरे करके कम कपड़े करते चले जाते हैं और फिर हम हाफ स्लीव्स पे आ जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं पहनते हैं, टी शर्ट पे आ जाते हैं। तो जैसे धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जिनको हम फोटोडर्मेटोसिस कहते हैं या फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस कहते हैं या फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये सन रेज की वजह से हमारी जो चमड़ी यूजुअली जो सन को एक्सपोज नहीं होती है जी जी। और अब जैसे गर्मी आ रही है, हमारी वो चमड़ी का हिस्सा या शरीर का हिस्सा जो यूजुअली कवर्ड रहता है वो अनकवर्ड हो जाता है, तो वहाँ ये रेज ज़्यादा हार्म करती हैं और ये एक एक्जिमा, जैसे सरल भाषा में हम कहते हैं कि कोई भी अगर जो डर्मेटाइटिस हो जाती है तो उसको हम एक्जिमा भी कहते हैं, तो ये फोटो सेंसिटिव और फोटो एलर्जी एंड फोटो डर्मेटोसिस का रूप ले लेती हैं। तो उनसे बचने के लिए एक तो ये है कि ये बार बार रिकर करती है उन मरीजों को जिनको ये तकलीफ होती है। जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं, बसंत ऋतु जाती है, गर्मियाँ आती हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है पर्टिकुलरली एक्सपोज पार्ट के ऊपर जी। तो सर हम उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इन मरीजों को पहचान लेते हैं और अभी तो हम किसी तरह से टॉपिकल क्रीम्स लगा करके, थोड़ा सन प्रोटेक्शन दे करके, सनस्क्रीन दे करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ये एलर्जी होती है उसी तरह से हमें ठीक करना चाहिए। हम उन मरीजों को समझा देते हैं कि अगली बार जब ये
जैसे ही तुम कपड़े कम करना शुरू करो और धूप में ज़्यादा जाना शुरू करो तो आप ग्रेडेड मेथड में अपनी उस स्किन को एक्सपोज करो जो स्किन यूजुअली एक्सपोज नहीं होती है। तो इससे हमारे उस हिस्से में, उस स्किन के उस शरीर के हिस्से में टॉलरेंस आ जाती है, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, सन टॉलरेंस, और ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो सर जो हम बात करें एलर्जी की या फिर संक्रमण की, क्या वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होती है, ये भी मैं जानूंगी आपसे। लेकिन एक कॉलर है, प्रिया मेहरा है, जिन्होंने हमें फ़ोन किया है। आइए उनका हम सवाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी प्रिया जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। जी जी प्रिया जी, सवाल बताएं। तो वो मेरे पापा जी है ना, उनको सीतंग फूल दिया गर्मियों में। जी, सीतंग फूल दिया। सर समझ पा रहे हैं? स्पष्ट नहीं हो रहा कुछ, आपका सवाल नहीं समझ आ रहा प्रिया जी। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। सवाल प्रिया जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से सवाल बताएं अपना। अरे वो गर्मियों में ना शीत फूलती है। अच्छा शीत, अच्छा वो शीत पित्त। हाँ वो मतलब चकत्ते, अब चकत्ते से हो गए अर्टिकेरिया के लिए शीत पित्त तो अर्टिकेरिया को बोलते हैं। शीत फूलती है सर मेरे लिए। हाँ सर, जो छोटे छोटे मेरे ख्याल से चकत्ते से होते हैं, शीत जिसे कह रहे हैं, ये उसके बारे में उभार से स्किन पर हो जाता है। हाँ देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप जिस बारे में पूछना चाहते हैं, आजकल पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने की वजह से हमारे ऊपर वाले जो हमारा ट्रंक है, बॉडी, शरीर के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसमें वो निशान हो जाते हैं। उसमें कभी कभी खारिश भी होती है, लेकिन वो दिखाई देते हैं। अगर जो टी शर्ट वगैरह पहने जाए तो वो दिखाई देते हैं, और डिफरेंट शेड्स के होते हैं वो, जैसे पिट्रेसिस वर्सिकोलर कहते हैं इसको। और वो एक मेलेस्थीसिया फरफर जो है, एक यीस्ट है जिसकी वजह से हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए कुछ लोग, जो किसान भाई हैं, जो नियमित स्नान नहीं करते हैं और सिर को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये उससे रिलेटेड होता है। तो वो सिर को अच्छी तरह से माइल्ड डिटर्जेंट शैम्पू से साफ करें और पास के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो एक दवाई दी जाती है लगाने के लिए, कई तरह के लोशन हैं अवेलेबल मार्केट में, वो लगाने से, और एक एंटी फंगल का कोर्स दिया जाता है जो पहले महीने में 3 से 5 दिन का दिया जाता है, दूसरे महीने में 2 से 3 दिन का दिया जाता है, और तीसरे महीने में भी 3 दिन का दिया जाता है। और इस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थोड़ा धूप में बैठना पड़ता है, कलर थोड़ा छोड़ देते हैं, वो थोड़ा हाइपोपिगमेंटेशन छोड़ देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है ओवर ए पीरियड टाइम्स। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि कैसे, तो सर ने क्या करना चाहिए अभी फिलहाल, कि क्या करें अगर ये समस्या बार बार इन्हें होती तो इन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, उसके लिए तो जैसे कि मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया है कि एक तो सही ढंग से स्नान करना चाहिए, गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, चमड़ी को मॉइस्ट करके रखना चाहिए, कोई दवा भी लगानी चाहिए, लूज कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, कई तरह की दवाइयाँ हैं, उसमें एंटी यीस्ट लोशन है, जैसे ललिकोनाजोल है। तो मैं ब्रांड नेम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये अवेलेबल हैं जिसको लगाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। जी जी। और ये जहाँ तक ये बार बार होने का सवाल है, जब हमारी हाइजीन अच्छी नहीं होती है, हमारी क्लीनिंग अच्छी नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को और बहनों को, कि वो अपनी जो डेली टॉयलेटरीज हैं, साबुन है, टॉवल है, अंगोछा है, गमछा है, वो अपना बेडशीट वगैरह सेपरेट रखें, वो किसी के साथ शेयर ना करें। कई बार शेयर करने से वो इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत संक्रमण हैं जो इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में पसीना ज़्यादा आता है और हमारी स्किन कई जगह से ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, जैसे अंडर गारमेंट्स हैं, अंडर आर्म्स हैं, ग्रोइंस एरिया है, इसमें पसीना ज़्यादा आता है। तो जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, कैंडिडल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम जब कपड़े कम पहन करके सोते हैं, बिकॉज गर्मी लगती है हमें, एक दूसरे का शरीर एक दूसरे के शरीर के साथ लग जाता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे स्केबीज की, वो एक माइट की वजह से होता है, और वो इतनी खारिश करता है, जब सोने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा खारिश होती है और सारे शरीर में खारिश हो जाती है, पेशाब की जगह भी खारिश हो जाती है। तो उस खारिश से बचने के लिए एक तो हमें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है टॉवल वगैरह, और बहुत बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट में नहीं आना है, और जब हो जाती है तो उसका पूरा इलाज करना है। और इलाज करने के लिए एक स्केबिसाइड लोशन आता है जो कि पूरे शरीर पे लगाना पड़ता है, गर्दन से लेकर नीचे तक सारे शरीर पर, और लगा करके जैसे हमारे किसान भाई यूजुअली करते हैं, लगा करके हाथ धो करके सो जाते हैं, और फिर वो इन्फेक्शन हाथ में रह जाता है और फिर दोबारा से हो जाता है, और वो कहते हैं कि ये
ये इलाज कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं उनको सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितना अमाउंट हम बताते हैं उतना पूरा का पूरा अमाउंट एक बार सही ढंग से लगाना है, नाखून के नीचे भी लगाना है और सारे शरीर पर लगाना है। कोई जितना अमाउंट बताया है सारा लगा करके और बगैर हाथ धोए सो जाना है। कम से कम वो लोशन जो है 6 से 8 घंटे लगा रहना चाहिए। और अगर जो घर में किसी को एक आदमी को हो गया है तो उसके बाद सभी को होने के चांसेस होते हैं, तो सभी को ही वो इलाज इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे कि स्केबीज तरह की इन्फेक्शंस एकदम से ठीक हो जाती है। जी जी, एक कॉलर है सर हमारे साथ, आइए उनका सवाल लेते हैं। अमरेंद्र जी हैं जिन्होंने बिहार से कॉल किया है। अमरेंद्र जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। आयुर्वेद का ऐसा क्या नुस्खा हम घर पर यूज करें दैनिक जीवन में रोज को, जिससे कि हम मतलब जैसे सुबह के भोजन के बाद फिर दोपहर और रात में, ताकि रात पीत ना हो। जबकि हम लोग मजबूत कोटि के आदमी थे, पेट हमारा मजबूत था, लेकिन एकदम कभी झाड़ देता है, कभी 2 दिन तक मतलब पेट साफ नहीं होता है। तो बात कुपित ना हो, इससे कभी कभी सर त्वचा की बात कर रहे हैं सर, समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं, बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके वैसे तो विषय से अलग ये है, लेकिन फिर भी जो है आयुर्वेद की थ्योरी है कि पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है वो बाकी की और बीमारियों का भी कारण बनती है। तो आप जो चिंता कर रहे हैं, आपको कब्ज की शिकायत रहती है, इसके लिए एक तो आप अपने डाइट प्लान को थोड़ा प्रॉपर करें। अभी इस गर्मियों का समय आ रहा है, जितने भी जूसी फल हैं जिसमें जूस ज़्यादा होता है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, लीची है, आलू बुखारा है, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। उसके साथ साथ सबसे बढ़िया फल जो है बेल पत्थर, बेल का फल, इसका आप शरबत घर में बनाएं। बेल फल को तोड़ के उसमें से गुदा निकालें, उसको पानी में भिगो दें, उसको 5 मिनट रहने दें, फिर उसको छान के उसमें मिश्री मिलाकर लें। तो बेल का जो बेल फल है वो आपकी आंतों संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो सबको ठीक करेगा। इसके साथ साथ आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ कैस्टर ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो आपके पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी हितकर साबित होंगे। जी जी बिल्कुल। अब डॉक्टर भगवान, जैसे कि आपने बताया कि कैसे पेट संबंधी, और पेट का तो कनेक्शन पूरे शरीर से होता है, अगर पेट ठीक नहीं है तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर पर देखने को मिलेगा ही। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे कहते हैं ना, गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी रामचंद्र जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। सर ये हमारा इन्फेक्शन वाला पार्ट रह गया था कि संक्रमण कैसे ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम में। देखिए, संक्रमण जब हम कहते हैं ना गर्मियों में ज़्यादा संक्रमण क्यों हो जाता है, एक तो हम टाइट कपड़े पहनते हैं, एक शरीर में हमारा बहुत पसीना आता है, और फिर हम ऊपर से कोई ना कोई पाउडर, जैसे स्टार्च बेस्ड पाउडर है, वो लगाते रहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही, और जो गर्मियों में पसीने के साथ साथ जो हमारे जिनसे चर्बी निकलती है, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड करते हैं, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के मिलने से और जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इधर उधर खारिज करने से या ज़्यादा ज़ोर से पहुँचने से, कई बार जब ज़्यादा पसीना आता है तो हम किसी भी कपड़े से बहुत ज़ोर से पहुँच लेते हैं उसको, तो उससे भी हमारी स्किन अपग्रेड हो जाती है। और ये चारों चीज़ें मिल करके कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम जीवाणु कहते हैं, या वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम विषाणु इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन है जैसे टीनिया, डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस या कैंडिडियल इन्फेक्शंस, या फिर कुकुरमुत्ता। तो ये सारे के सारे इन्फेक्शंस करने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको मौका मिल जाता है उस चमड़ी को अटैक करने का, और वो एक बार जब हो जाता है तो इसलिए संक्रमण ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि रोज़ाना ज़्यादा पसीना आता है, रोज़ाना ही मेरे किसान भाई उसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो एक बार थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और फिर कुछ दवाई ऐसे लगा ली जाती हैं, जैसे कि किसी ने कहा ये दवाई लगा लो, किसी ने कहा ये दवाई लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, और उससे वो बीमारी ज़्यादा फैलती चली जाती है। और आजकल जो एक और कॉमनली जो देखा गया है हमारे द्वारा, वो है स्टीरॉयड अब्यूज़। स्टीरॉयड की ऑइंटमेंट और क्रीम्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है, उनको लगाने से थोड़ी देर तो हमें फ़र्क लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। थोड़े से जो सिम्टम्स हैं, चुभन है, खुजली है, या फिर चमड़ी में जो तकलीफ है, वो हमारी थोड़ी सी देर के लिए ठीक होती है, बट जो संक्रमण है वो सारे के सारे फैलते चले जाते हैं। जी जी जी। लवकुश द्विवेदी जी हैं एक दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, आइए उनका भी हम सवाल लेते हैं। लवकुश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। मुझे
डाई से एलर्जी हो गई थी अभी होली के पहले। ठीक है, हेयर डाई। हेयर डाई, ठीक। गालियाँ लगाते थे, गालियों से एलर्जी हो गई, बाल चकत्ते पड़ गए और पूरे शरीर में खुजली होने लगी। उसके बाद मैंने इलाज कराया, फिर वो गालियाँ छोड़ दी। तो हमारे एक मित्र थे, कहेंगे ये पतंजलि की हर्बल की है मेहंदी, ये लगा लो। वो भी लगाई, उससे भी एलर्जी हो गई, तो खुजली हो रही बहुत तेज। जी देखो मेरे किसान भाई का ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि जैसे डाई के बाद कई लोगों को समस्या आती है हेयर डाई को लेकर। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। एक्चुअली जैसे इन्होंने कहा है कि पहले गार्नियर लगाते थे, उसे तकलीफ हो गई, उसको छोड़ने के बाद जैसे एक आम भाषा में हम कहते हैं और रूरल एरिया में बहुत कॉमन है कि तुम मेहंदी लगा लो, मेहंदी में भी वो केमिकल्स होता है जिससे हमारे बाल लाल या काले होते हैं। ऐसे ही दूसरी तरह की जो हर्बल डाइज हैं उनके अंदर केमिकल्स होता है और वही केमिकल होता है जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें थोड़ा मात्रा कम होती है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो जब एक बार डाई से एलर्जी हो गई है तो छोड़ दें उसे। तो डाई को छोड़ना ही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। अगर जो नहीं छोड़ सकते हैं फॉर वन रीज़न और अनदर रीज़न, देखो हम यूजुअली अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि जिससे एलर्जी हो गई उसको छोड़ दो और छोड़ करके रखो कम से कम 6 से 8 महीने। बिल्कुल अगर जो उस चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो देयर इज ए चांस कि जो बॉडी उसको जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है, जिस डाई के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी वजह से वो एलर्जी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद अगर दोबारा से उस डाई को यूज़ करोगे तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उससे एलर्जी नहीं होती है एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट डाई। बट एट द सेम टाइम्स मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि जो होली होती है, होली के बाद जो दुल्हनडी आती है उसमें क्या है, गाँव में कलर सर के अंदर डाल देते हैं। जी जी, और पानी में घुलने वाले कलर बालों में डाल दिए जाते हैं। बालों में डाल दिए जाते हैं और लेडीज के बालों में भी डाल दिए जाते हैं। वो बहुत देर तक रहते हैं वहाँ और ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, चाहे वो हर्बल कलर है और चाहे वो आर्टिफिशियल कलर है। मतलब बालों पे तो डालना ही नहीं चाहिए रंग। बालों पे डालना ही नहीं चाहिए, उन सभी में केमिकल्स होता है, उससे भी एलर्जी होती है। जी जी। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कि आपको एलर्जी हो गई है, तो आपके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप अभी थोड़े दिन के लिए डाई को बंद कर दें, नज़दीक के चर्म रोग विशेषज्ञ को कांटेक्ट करें और अपना इलाज कराएं और 6-7 महीने बिल्कुल ना लगाएं अगर जो आप ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं तो क्या मेहंदी लगाना सही है या फिर उससे भी आपको जो स्कैल्प है उस पर असर पड़ सकता है या फिर बालों की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है? जैसा मैंने कहा कि मेहंदी के अंदर भी, चाहे वो आपके किचन गार्डन में मेहंदी आपने उगा करके रखी हुई है, उसको भी अगर जो लगाएंगे उसमें भी केमिकल्स हैं, बस सिर्फ उनकी मात्रा कम है, उनसे चांसेस थोड़े कम होते हैं, बाद में आते हैं। 10 साल जब जैसे कहता है जी मैं 10 साल से डाई कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल तक कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब 11वां साल शुरू हुआ है तो अभी तकलीफ क्यों हुई है? शरीर ने उस डाई को 10 साल तक टॉलरेट किया है और 11वें साल में अगर जो हो गई है तो वो एलर्जी ही है। ऐसे ही मेहंदी लगाने से हो सकता है 10 साल के बाद ना हो, 11 साल के बाद हो जाए, 15 साल के बाद हो जाए, लेकिन अगर जो एक बार एलर्जी हो गई है हेयर डाई से या मेहंदी से या दूसरी कलर डाई से, हर्बल डाई से, तो वो एक एलर्जी है, उसको बेस्ट ये है कि छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय में थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जिस कॉन्टेक्ट इरिटेंट्स के कारण उसको इनको एलर्जी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में जो घी है उसको श्रेष्ठ विषघ्न बताया गया है। अर्थात कोई सा भी विष हो वो घृत से ठीक हो सकता है। उसको लोग जो है इवन पहले सर्प विष में, स्नेक बाइट में घृत का प्रयोग करते थे। तो इस तरह की स्थिति में लोकल एप्लीकेशन के लिए जो इन्फ्लामेशन हो रहा है या एलर्जी हो रही है उसके लिए शतधौत घृत मीन्स वो 100 टाइम्स उस गाय के घी को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है, उसकी क्रीम मार्केट में अवेलेबल होती है। वो शतधौत घृत लोकल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। उसके साथ साथ कि वो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में कुछ इस तरह के टॉक्सिन्स बॉडी ने एब्जॉर्ब भी किए होंगे, तो बॉडी से उन इरिटेंट्स को या पोल्यूटेंट या कह सकते हैं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कोई दस्तावर चीज़ जैसे महातिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं जो विषग्न प्रभाव उसका रहेगा, या इस तरह के चीज़ प्रयोग कर सकते हैं जो उनके पेट को क्लियर हो, जैसे अविपत्तिकर चूर्ण है उसका 1-1.5 चम्मच रात को 5 दिन तक लें
तो इससे उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है सर। नंद स्वरूप मिश्रा हमारे दर्शक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए आपकी समस्या क्या है। सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं, बाराबंकी से। जी नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो बहुत सी महिलाएं जो है खूबसूरती बढ़ाने के माथे में जो बिंदिया लगाती हैं, वो बिंदिया के जब हटती है तो वहाँ पर सफेद टकटके पड़ जाते हैं। तो ऐसी दशा में जो है कुछ लोग जो है बाल तो उनके सफेद है, वो लोग काली डाई लगाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं, या जो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो ये ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो इससे जो है कितनी बड़ी त्वचा को हानि हो सकती है। जी सर क्या बताना चाहेंगे। मैं जो किसान भाई को, वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो महिलाएं हैं बिंदी लगाती हैं, और बिंदी के अगर जो आप जैसे बिंदी को चिपकाने के लिए जो चीज यूज की जाती है, ग्लू यूज किया जाता है, और जो कलर होता है बिंदी के अंदर उसमें डाई होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पहले बिंदी जहाँ लगती है वहीं तकलीफ होती है, और अगर जो उस बिंदी को लगाते रहें तो फिर वो एलर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और कई बार डीपिगमेंटेशन भी हो जाता है वहाँ, जिसको हम कंटेक्ट लिकोडर्मा बोलते हैं। तो उसके लिए देखिए अब दो चीज़ें हैं, अगर जो आपको कोई चीज़ नुकसान कर रही है तो उसको छोड़ने में बहुत फ़ायदा है, वो ना लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो सफ़ेद निशान हो गया उसका इलाज कराएं, और उसके बाद जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 6-7 महीने अगर जो नहीं लगाएंगे, 8वें महीने में ट्राई करेंगे, तो देयर इज ए चांस कि दैट आप जो है बिल्कुल ठीक तरह से उसको यूज कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। और नहीं तो नज़दीक के जो विशेषज्ञ हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ, उनको जाकर के कांटेक्ट करें और अपना इलाज कराएं। इलाज संभव है, इलाज संभव है। दूसरा ये है कि जैसे हम एक बिंदी जो आर्टिफिशियली अवेलेबल है ग्लू के साथ, उसको छोड़ करके सिंदूर, अगर जो हम सिंदूर ही यूज किए जाएं, जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो नेचुरल सिंदूर है, उसको अगर यूज करें तो काम चल सकता है। जी सर, आप कुछ एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ समय के लिए फ्रेश एलोवेरा लें, उसको मैश करके अफेक्टेड प्लेस पे लगा सकते हैं, तो वो उससे निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर जैसे बिंदी लगाने का है तो कुमकुम या केसर वगैरह की में गुलाब जल में उसको तैयार करके उससे भी बिंदी लगाई जा सकती है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ वक्त में एक और छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रहेगी और आपकी त्वचा चमकदार रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए हम ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं त्वचा के बारे में, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं। और अब कुछ और बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भगवान, जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि आपके घर की जो रसोई घर है वहाँ पर बहुत सारे रोगों के उपचार हैं, और वो अपने आप में खजाना है। तो जब हम त्वचा की बात करते हैं तो हम सुनते हैं हल्दी के बारे में, केसर के बारे में, दूध की मलाई के बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू उपचार? जी, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा प्रश्न है मैम। हल्दी सबसे बेस्ट हमारा जो मसाला माना जाता है, जो स्किन डिजीज़ के लिए हमें लाभदायक है, क्योंकि एंटी एलर्जिक होता है, जैसा बताया, एंटी हिस्टामिन भी होता है। तो इसका हल्दी का प्रयोग कई रूपों में कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रयोग है, इसको देसी घी में भून के रख लें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से उसका सेवन करें। नंबर 2, हल्दी के साथ चंदन का मिला के उसका पेस्ट बनाएं, और जो अफेक्टेड प्लेस है उस पर आराम से उसका लेप तैयार किया जा सकता है। उस लेप को लगाने से किसी भी तरह की जो एलर्जी है या इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ जो धनिया है, धनिया का इंटरनल प्रयोग
पानी में उबाल के धनिया का प्रयोग किया जा सकता है, या धनिया को मसाले के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि धनिया पित्त शामक है। आयुर्वेद का थ्योरी ऐसी है कि जितनी भी स्किन डिजीज होती है वो पित्त के शरीर में बढ़ने से और रक्त के दूषित होने के कारण इस स्थितियाँ बनती है। तो जो अगर धनिया का प्रयोग हम किसी भी रूप में करते हैं, मसाले में ज़्यादा करें या काढ़े के रूप में करें, तो उससे पित्त शमन संभव है और ये जितनी भी स्किन डिजीज है वो ठीक होने में सक्षम होती है। सर कुछ हमारे पास ईमेल आए हैं। रमन कुमार है मॉडल टाउन चंडीगढ़ से, और ये कहते हैं कि इनकी उम्र 32 साल है और अब इनके चेहरे के और सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें सर? देखिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो है, अब अगर जो हम कहें कि रमन सिंह 32 साल के हैं, उनको मैं एक तो सबसे पहले बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि जो बालों का सफ़ेद होना है वो 17 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। कईयों को 17 साल की उम्र में भी हो जाते हैं और कईयों को 47 साल में भी नहीं होते। तो अब ये क्योंकि 32 साल के हैं तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग इनके अंदर स्टार्ट हो गई है। अब एक तो ये है कि ये क्या काम करते हैं, ये स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, फल खाते हैं नहीं खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं नहीं खाते हैं, स्ट्रेस कितना है इनकी लाइफ में। जो स्ट्रेस का भी असर पड़ सकता है बालों पर, बिल्कुल। अगर जो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और आप अपने आप को डी स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग बहुत कॉमन, आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जो पहले हम देखते थे 50 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होते थे, आजकल वो 25 साल में आम हो गए हैं। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एडवाइज नहीं करते। बस यही है कि अगर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इफ़ इट इज़ वेरी मच, अगर जो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बालों को काला करके दिखाना है, तो आप डाई यूज़ कर सकते हैं, बालों को काला कर सकते हैं। लेकिन जो सफ़ेद हो गए हैं उसके लिए मैं उनको आप यही बताऊंगा, जैसे मैंने बताया कि अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अगर जो अल्कोहल कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट धीरे धीरे करके रिड्यूस करके बंद करने का प्रयास कीजिए, वज़न ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कीजिए रोजाना, जो करना शुरू कर दीजिए। आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो धीरे धीरे करके रुक जाएंगे। और अगर जो 1-2 बाल सफ़ेद हुए हैं उसके लिए बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल की कई स्टेजेस होती हैं। अच्छा सर, यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन, बहुत आम सवाल है, मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इसे रिलेट करेंगे। कहते हैं अगर बाल आपके सफ़ेद हुए हैं 2-4 तो उन्हें तोड़िए नहीं, आप तोड़ेंगे तो उसके जड़ से जो पानी निकलेगा वो बाकी के बालों को भी वो सफ़ेद कर देगा। तो ये कितना सही है? ये मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अगर जो 1-2 बाल हो रहे हैं तो उसको आप छुपाने के लिए काटना चाहें तो काट सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अगर आप उसको तोड़ देंगे तो दूसरे बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बाल एक सफ़ेद हुआ है वो पिछले डिस्टल एंड से सफ़ेद हो रहा है या चमड़ी के अंदर से सफ़ेद हो रहा है। अगर जो डिस्टल एंड से सफ़ेद हो रहा है तो देयर इज ए चांस कि वो जैसे ग्रो करेगा, जैसे वो फॉल करेगा, दोबारा से साइकिल शुरू होगी, दोबारा से, हाँ, तो वो नया बाल आएगा और वो काला बाल होगा। उसके लिए बिल्कुल परवाह करने की जरूरत सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रमन जी, मैं आपकी समस्या का समाधान आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ज़्यादा अच्छा होगा आप एक बार अपनी प्रकृति का एनालिसिस किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से कराएं। उसके साथ साथ आंवला और गिलोय ये पित्त का शमन करती है और श्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट रसायन है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। इनका सेवन करना है सर बालों तो इनका जो है इंटरनल आप यूज करेंगे, जैसे आंवले का रस, एक आंवला लिया, उसका रस निकाला, उसमें 4 अंगुल के बराबर गिलोय की लकड़ी लेके, स्टेम लेके उसको पीस के उसको लुगदी बनाकर उसका आंवले का और इसका पेस्ट बना के इसको थोड़ा पानी में मैश करके उसको छान के उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरा, आप मुनक्के का प्रयोग कर सकते हैं जो कि पित्त शामक होता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। कई तरह के घृत आते हैं, जैसे घी है, उन घी का प्रयोग आप सिंपल गाय के घी का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपकी जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है पित्त बढ़ने के कारण, तो इसको किसी न किसी लेवल पे कम किया जा सकता है। साथ ही बहुत सारे हेयर ऑयल्स आते हैं, उनका प्रयोग आप किसी चिकित्सक से
परामर्श करके ले सकते हैं। जी सर, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, तो जल्दी से रामचंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, बच्चों के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? बच्चों को भी कई तरह के हम देखते हैं कि इन्फेक्शन हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वयस्क के मुकाबले, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी त्वचा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्किन भी थोड़ी टेंडर जरूर होती है, लेकिन हमारी तरह होती है। बच्चों के अंदर जब भी कोई तकलीफ होती है तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स के अंदर वो तकलीफ हो रही होती है। वो बात दूसरी है कि वो बच्चों के जरिए अपना इलाज पूछना चाहते हैं। तो एहतियात वही है कि खाना पीना अपना सही रखें, पानी खूब पीते रहें, एडिक्वेट अमाउंट पानी पिएं, 10 से 12 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को भी पानी पिलाएं। ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चा टॉयलेट जा रहा है फ्रिक्वेंटली या नहीं जा रहा है। अगर जो बच्चा फ्रिक्वेंटली टॉयलेट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है बच्चे के शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। उसको पानी एडिक्वेट अमाउंट में दें, और उसको फल दें। जैसे आप फल खा रहे हैं, ऐसे ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जूसी फ्रूट्स, आप सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो उनको खूब खिलाएं। और अपने साथ जब आप खाते हैं, अपने साथ उनके साथ शेयर करें, वही खाना उनको दें। मोटा अनाज खिलाएं, लूज कपड़े पहनाएं, पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं। अगर जो आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं टूर के लिए, तो नींबू का सेवन काफी करें, आंवला का सेवन काफी करें, और पसीना ना आने दें। खान पान में बहुत आवश्यक है कि आप अपने खान और अगर जो पसीना ज्यादा आ गया है तो थोड़ा रेस्ट कर लें बीच में, पंखे के नीचे। सर, बहुत कम समय बचा। हाँ, जैसा सर ने बताया, उन चीज़ों को फॉलो करें। साथ ही साथ स्किन जो हमारी जो है स्किन केयर के रूप में, जैसे व्यायाम पूर्ण रूप से अपनी यथाशक्ति करना चाहिए, जिससे शरीर में पसीने निकलते हैं और जितने भी टॉक्सिन से वो बाहर निकलते हैं। साथ ही अभ्यंग करें। अभ्यंग के साथ साथ जो है उपटन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही स्नान, गजवत स्नान, आराम से रिलैक्स मूड में जो है स्नान किया करें। साथ ही साथ कुछ रसायन द्रव्य हैं जैसे त्रिफला रसायन, जी सर, से एक आंवला सुबह। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आंवले के बारे में भी बात भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। और दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए हैं, और इन मेल के बारे में आपको बता दें कि मथुरा से रेणु जैन ने हमें पूछा है कि उन्हें बेवजह थकान रहती है। चंडीगढ़ से मनीषा ने भी हमें एक पत्र लिखा, उसके बारे में बता दें। उनका कहना है कि उनके परिवार में ज़्यादातर लोगों को किडनी में स्टोन है, क्या ये बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है, क्या ये संभव है? और इसके अलावा अलीगढ़ से जेपी मुदगल जी का भी हमारे पास एक मेल आया है, और उन्होंने कहा कि उनकी मां को पिछले 30 साल से जोड़ों में दर्द रहता है। दोस्तों, बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive@gmail.com। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, और तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फौजी को सर में गोली लगी है।
क्या तुम जानते हो एक ऑफिसर को तैयार करने में पब्लिक मनी कितना खर्च होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम सैनिक लोग सारा दिन करते क्या? टेलीविजन पे न्यूज आती है 10 जवान मारे गए, 15 शहीद हो गए। हम नंबर नहीं है और ना ही नंबर बनना चाहते हैं। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान।